आज अचानक जब संदीप 1 महीने बाद घर पहुंचा तो घर के अंदर का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए। उसकी माँ जानकी जी बहू के आगे गिड़गिड़ाते हुए बोल रही थी, बहू गलती हो गई मुझसे, छोड़ दो मुझे, मत मारो। आज के बाद रसोई में कदम नहीं रखूंगी। बुढ़िया, अब कदम रखने लायक मैं तुझे छोड़ूंगी तब ना, कहते हुए नीलम जानकी जी को चप्पल से मारने लगी। तभी पीछे से संदीप ने उसे धक्का दे दिया। अचानक संदीप को देखकर नीलम के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। उसे देखते ही उसने चप्पल दूर फेंक दी। निर्लज, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे माँ को हाथ लगाने की, कहते हुए संदीप ने उसकी गर्दन पकड़ ली और दोनों गाल पर कई थप्पड़ एक साथ जड़ दिए। थप्पड़ इतने जोरदार थे कि पूरे घर में सन्नाटा छा गया। नीलम की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह सोफे पर जाकर पड़ी। जमीन पर पड़ी अपनी रोती हुई माँ को संदीप अपने सीने से लगाकर चुप करने लगा। दरअसल अभी कुछ महीने पहले ही संदीप के पिताजी का देहांत हो चुका था। उसकी माँ उसके पिता के साथ गांव में रहकर एक हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रही थी। पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जानकी जी खेती बाड़ी का काम संभालती थी। लेकिन एक दिन जब रविशंकर जी खाना खाकर बाहर घूमने के लिए जैसे ही दरवाजे तक पहुँचे, अचानक से सीने में तेज दर्द उठा और वह जमीन पर धड़ाम से गिर पड़े। पड़ोस के लोग जब रविशंकर जी को अस्पताल लेकर पहुंचे तो उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनके जाने के बाद जानकी जी अकेली खेती नहीं संभाल पाती और उनमें पहले जैसी ताकत भी नहीं रही थी। पति के सदमे ने जानकी जी को बिल्कुल अंदर तक तोड़ दिया। जानकी जी पति के मर जाने के सदमे से उभर नहीं पा रही थी। जानकी जी की उम्र ज़्यादा नहीं थी, लेकिन भगवान ने उन्हें ऐसी चोट दी कि समय से पहले ही उन्हें बुढ़ापा आ गया। अब बेटे के अलावा उनका कोई दूसरा सहारा नहीं था। पिता की मृत्यु के बाद संदीप अपनी मां को शहर ले आया, लेकिन अपनी सास को देखकर नीलम गुस्से से आग बबूला हो उठी थी। वह शुरुआत से ही अपने पति के साथ अकेली रहती आई थी। उसकी सास गांव के रहने वाली महिला थी, तो इसलिए वह उसे अपने स्टैंडर्ड का नहीं समझती थी। संदीप अपनी माँ और पिता दोनों से ही बहुत प्यार करता था। वह तो शुरू से ही चाहता था कि उसके माता पिता उसके साथ रहे, लेकिन उसके पिताजी अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे और वह अपने काम को भी अच्छे से संभाल रहे थे। इसलिए हर बार अपने बेटे से शहर आने के लिए मना कर देते थे। जानकी जी भी पति के साथ गांव में बहुत खुश थी, इसलिए बेटे से हमेशा कहती कि बेटा तू हमारी चिंता मत कर, अभी हमारे हाथ पांव चलते हैं, जब यह काम करना बंद कर देंगे तब तुम्हें जितनी सेवा करनी हो कर लेना। अपने माता पिता के प्रति संदीप की चिंता और प्यार देखकर नीलम हमेशा जलती भुनती रहती थी। रविशंकर जी की मौत के बाद जब जानकी जी बेटे के साथ घर आई तो सास के आते ही तो नीलम का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। बेचारी जानकी जी के कदम अपने बेटे के घर में पड़ ही नहीं रहे थे। तो संदीप मुस्कुराते हुए बोला, माँ, यह आपका ही घर है, बेझिझक और पूरे अधिकार के साथ रहिए। संदीप अपनी माँ का हाथ पकड़कर उनके कमरे में ले गया। जानकी जी कमरे को देखकर भावुक हो गई। माँ, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, बस तेरे बाबूजी की याद आ गई। माँ, आप रोइए मत, मैं आपको दुनिया की हर खुशी दूंगा। जब मैंने यह घर खरीदा था तभी आपके हिसाब से पूरा कमरा सेट करवा लिया था। इस घर की एक एक चीज़ पर हमसे पहले माँ आपका अधिकार है। अब से आप ही घर की बड़ी हो और मालकिन भी। बेटे से इतना स्नेह और सम्मान पाकर जानकी जी की आंखों में आंसू आ गए। जानकी जी ने बेटे को अपने सीने से लगा लिया। संदीप ने माँ के आंसू पोंछे और बोला, माँ, मैं बाबूजी को तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन आपको दुनिया की हर खुशी देने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। प्लीज़ रोइए मत, मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मुझसे वादा कीजिए, आज के बाद आप कभी नहीं रोएंगी। माँ बेटे का प्यार देखकर दरवाजे के बाहर खड़ी नीलम जल भुनकर राख हो रही थी। कुछ देर बाद जब संदीप कमरे से बाहर आया तो नीलम उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए अपने कमरे में लेकर गई और चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? किसने कहा था तुम्हें इस बुढ़िया को यहाँ लाने के लिए? नीलम, जुबान संभाल कर बोलो, मैं अपनी माँ के बारे में तुम्हारे मुँह से एक शब्द भी नहीं सुन सकता। अगर अब की बार यह शब्द तुमने अपनी जुबान पर दोबारा लाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, तुम्हें उनकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं उनके लिए अकेला ही काफ़ी हूँ। मेरे पिताजी के जाने के बाद मेरी माँ का इस दुनिया में मेरे अलावा कोई नहीं है, इस बात को तुम ध्यान रखना। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारी वजह से मेरी माँ को कोई भी तकलीफ़ ना हो।
इतना बोलकर संदीप वहाँ से चला गया। नीलम तो अपनी सास को देखकर बहुत चिढ़ी हुई थी, लेकिन पति के सामने वह सास की सेवा करने का दिखावा करने लगी। संदीप के सामने अपनी सास से अच्छे से बात करना, उन्हें समय से खाना देना, उनके हर काम को समय से करना। संदीप के सामने तो वह उन्हें बिस्तर से भी नहीं उठने देती थी, लेकिन जब संदीप 2 महीने के लिए ऑफिस के काम से विदेश गया तो नीलम अपने उसी असली रूप में आ गई। संदीप के विदेश जाते ही उसने घर के नौकर को हटा दिया और जानकी जी से घर के सारे काम करवाने लगी। वह बात बात में जानकी जी को ताने मारने लगी। बार बार वह जानकी जी के सामने जली कटी बातें कहती रहती। ससुर जी के मरने के बाद आप यहाँ चली आई, यह भी नहीं सोचा कि बेटे के शहर में रहकर इतने सारे खर्चे हैं। अरे इससे अच्छा तो अपने बेटे से कहकर किसी वृद्ध आश्रम में चली जाती। यहाँ शहर में रहकर अपने ही खर्चे पूरे नहीं होते, तुम्हारे खर्चे कहाँ से उठाएंगे। बहू किस तरह की बातें जानकी जी को बहुत बुरी लगती थी, लेकिन वह अपने बेटे से भी तो नहीं बता सकती थी। बेटा बाहर विदेश में इतनी दूर गया है, वह यहाँ की बातें बताकर उसे परेशान करना नहीं चाहती थी। जो काम बहू बताती जानकी जी उसे चुपचाप कर लेती थी। नीलम उन्हें कमरे में बैठा हुआ देखकर दनदनाती हुई कमरे में आई और बोली, बुढ़िया कब तक आराम करती रहेगी। चल अब उठ, बहुत देर आराम कर लिया। तुम्हारे आने के बाद अब मैंने नौकर की छुट्टी कर दी है। चलो थोड़ा हाथ पैर भी हिला लो, वरना बुढ़ापे में जंग लग जाएगा तो फिर तुम्हें ही तकलीफ होगी। अब मेरी तरफ देख क्या रही हो, पूरे घर की सफाई कर दो। मुझे घर में गंदा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और उसके बाद मेरे साथ बाजार चलना, तुम्हें रास्ता दिखा दूंगी। रोज बाजार से सब्जी और दूध फिर तुम्हें ही लेकर आना है। जानकी जी बोली, बहू तुम्हें क्या हो गया है। संदीप के सामने तो तुम बिल्कुल ठीक थी, लेकिन उसके जाते ही तुम यह कैसा बर्ताव कर रही हो तुम मेरे साथ। जानकी जी नम आंखों से बोली, तुम इसी लायक हो, तुम गांव से आई हो, मेरे स्टैंडर्ड की नहीं हो, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करती हूँ। मेरे घर में तुम्हारी औकात एक नौकरानी जितनी भी नहीं है। नीलम जानकी जी को आंखें दिखाते हुए बोली। बहू के मुंह से यह शब्द सुनकर जानकी जी उसे देखती ही रह गई। अब देखो मत मेरी तरफ, थैला उठाओ और चलो। जानकी जी ने अपनी आंखों से आंसू पहुँचे और उसके पीछे पीछे चल दी। नीलम ने जानबूझकर जानकी जी को बाजार में इधर से उधर कई चक्कर लगवाए। आज जानकी जी बहुत ज़्यादा थक गई थी। घर आकर नीलम अपने लिए चाय बनाने लगी तो जानकी जी बोली, बहू तुम अपनी चाय बना रही हो तो 1 कप चाय मुझे भी दे देना, बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है। अच्छा, कौन सा खेतों में हल चला कर आई हो जो तुम्हें थकावट हो रही है। चुपचाप बाकी के कामों में लग जाओ, आई बड़ी चाय पीने वाली। नीलम बड़बड़ाते हुए चाय का कप लेकर अपने कमरे में चली गई। बेचारी जानकी जी रसोई में गई और 1 गिलास पानी पीकर घर के बाकी कामों में लग गई। काम खत्म करने के बाद उन्हें भूख लगने लगी। कैस्ट्रोल खोलकर देखा तो एक भी रोटी नहीं थी। रोटी और सब्जी नीलम खुद बनाती थी और बाकी के घर के काम सारे जानकी जी से करवाती थी। खाना भी उन्हें भरपेट नहीं देती थी। बेचारी जानकी जी तो रविशंकर जी के जाने के बाद वैसे ही कमज़ोर हो गई थी, ऊपर से बहू भी उनके साथ कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। अब उनसे काम नहीं होता था, उनके हाथ पाँव में दर्द रहने लगा था, लेकिन बहू के डर की वजह से उन्हें घर के काम करने पड़ते थे। काम भी उनसे ज़्यादा सफाई से नहीं हो पाता था। बेटे संदीप का रोज़ सुबह शाम अपनी माँ से बात करने के लिए फ़ोन आता था, लेकिन जानकी जी बेटे से बहू की शिकायत नहीं करती थी। आज टिप टॉप होकर नीलम किटी पार्टी के लिए घर से निकल गई। अब बुढ़ापे में जानकी जी के ऊपर काम का प्रेशर बढ़ने की वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई। जब नीलम अपनी किटी पार्टी से घर लौटी तो आते ही जानकी जी पर चिल्लाने लगी, यह सब क्या है। पूरी रसोई फैली हुई है, सिंक में बर्तन पड़े हैं, पूरा घर अस्त व्यस्त पड़ा है और तुम पैर फैलाकर मज़े से आराम फरमा रही हो। बहू आज मेरी तबीयत खराब है, मैं जैसे ही काम करने को चली मुझे चक्कर आने लगे, मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो रही है, मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ। आज घर के काम तुम खुद कर लो, और वैसे भी अब मुझे बुढ़ापा आ गया है, मेरे शरीर में इतनी जान नहीं है कि मैं घर के सारे काम कर सकूं। अब अपने काम तुम खुद संभालो। जानकी जी के इतना कहते ही नीलम गुस्से में आग बबूला हो उठी और जानकी जी का हाथ पकड़कर उनके कमरे से बाहर ले आई। क्या कहा बुढ़िया, काम नहीं करेगी तो तुझे यहाँ मुफ्त की रोटियां बैठाकर कौन खिलाएगा। आज से तेरा खाना पीना बंद बुढ़िया,
अभी तूने मेरा असली रूप नहीं देखा है। अब तेरे बेटे के आने से पहले पहले ही मैं तुझे भूखी प्यासी भगवान के पास भेज दूंगी। अगर मेरी रसोई में कदम रखा या किसी भी खाने पीने की चीज में हाथ लगाया तो वो हाल करूंगी कि जिंदगी भर याद रखेगी। नीलम जानकी जी का हाथ मरोड़ते हुए बोली। बेचारी जानकी जी दर्द से करार उठी। सारा दिन जानकी जी भूखी प्यासी बीमार अपने बिस्तर पर पड़ी पड़ी रोती रही। धीरे धीरे सुबह से शाम हो गई, लेकिन नीलम को अपनी सास पर बिल्कुल भी तरस नहीं आया। आज जानकी जी को भूखे प्यासे 3 दिन हो चुके थे। आज संदीप को भी गए हुए पूरा 1 महीना हो चुका था। जिस प्रोजेक्ट के लिए संदीप गया था वह काम जल्दी ही खत्म हो गया था, तो अचानक उसका वापस आने का प्रोग्राम बन गया। वह बहुत खुश हुआ। उसने अपनी पत्नी और माँ के लिए ढेर सारी शॉपिंग की और घर जाने के लिए निकल गया। नीलम को पता नहीं था कि आज संदीप आने वाला है, क्योंकि अपने आने की खबर उसने पत्नी को नहीं दी थी। नीलम भी यही सोच बैठी थी कि संदीप 2 महीने के लिए विदेश गया है, इसलिए वह खुलकर उसकी मां पर अत्याचार कर रही थी। आज दोपहर के समय नीलम अपने कमरे में सो रही थी। उधर जानकी जी भूख से बिलख रही थी। वह हिम्मत करके धीरे धीरे कदमों से रसोई में गई। देखा तो उसमें 2 सूखी रोटी पड़ी थी। वह 1 गिलास पानी और 2 सूखी रोटी को मुट्ठी में दबाकर बाहर आंगन में आकर एक कोने में छुपकर बैठ गई, ताकि बहू से देख न पाए। तब अचानक से नीलम की सहेली का फ़ोन आ गया और उसकी आंख खुल गई। 2 मिनट उसने अपनी सहेली से बात की और फिर फ़ोन रख दिया। जानकी जी छुपकर सूखी रोटी चबा रही थी। अचानक से उनके हाथ से पानी का गिलास गिर गया। गिलास की आवाज़ को सुनकर नीलम दौड़कर बाहर आंगन में आ गई। नीलम को देखकर जानकी जी डर गई। नीलम ने जानकी जी के मुंह पर थप्पड़ मारते हुए उनके हाथ से रोटी छीनकर फेंक दी। बुढ़िया, तेरी हिम्मत कैसे हुई रसोई में कदम रखने की? किससे पूछकर रोटी को हाथ लगाया? बहू भूख के मारे मेरी जान निकल रही थी। जानकी जी बहू के आगे गिड़गिड़ाते हुए बोली। बहू, गलती हो गई मुझसे, मुझे मत मारो। अब तुम्हारी रसोई में कदम नहीं रखूंगी। बुढ़िया, अब कदम रखने लायक मैं तुझे छोड़ूंगी तब ना। कहते हुए नीलम ने पैर से चप्पल निकाली और जानकी जी को मारने लगी। अचानक संदीप भी घर पहुंच गया और अपनी माँ को इस हालत में देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह भाग कर गया और उसने नीलम को एक तरफ धक्का दे दिया। अचानक संदीप को देखकर नीलम के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई और संदीप को देखते ही उसने चप्पल दूर फेंक दी। निर्लज, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को हाथ लगाने की? कहते हुए संदीप ने नीलम की गर्दन पकड़ ली और उसके दोनों गालों पर कई थप्पड़ एक साथ जड़ दिए। थप्पड़ लगते ही उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। नीलम को तो उम्मीद ही नहीं थी कि संदीप अचानक से घर आ जाएगा। संदीप ने जमीन पर बैठी अपनी रोती हुई माँ को अपने सीने से लगा लिया। अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर संदीप की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। जानकी जी भी बेटे को देखकर बुक्का फाड़ कर रोने लगी। माँ, मुझे माफ़ कर दो। मैंने आपको जीवन की हर खुशी देने का वादा किया था, लेकिन मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाया। मैं एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया। मैं ऐसी दुष्ट औरत के भरोसे आपको छोड़कर चला गया था। बेचारी जानकी जी के मुंह से तो एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। उनकी आंखों से तो लगातार आंसू बहे जा रहे थे। अब संदीप को कुछ भी कहने सुनने की जरूरत नहीं थी। उसने तुरंत ही नीलम का हाथ पकड़ा और घर की दहलीज के बाहर ले जाकर खड़ा कर दिया। निर्लज औरत, अब इस घर में तेरे लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। यह सुनकर नीलम हक्की बक्की सी खड़ी रह गई और हाथ जोड़कर संदीप के आगे माफ़ी मांगने लगी। संदीप, मुझे इस तरह घर से मत निकालो। मैं कहाँ जाऊँगी? शुक्र मना, मैं तुझे इस घर से ही निकाल रहा हूँ। तुझे पुलिस के हवाले नहीं कर रहा। तूने मेरी देवी जैसी माँ पर हाथ उठाया, उस पर अत्याचार किए। अब मेरे दिल में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। दोबारा मुझे अपना मुंह मत दिखाना। अब मुझे तुझसे तलाक चाहिए। तलाक की बात सुनते ही नीलम जोर जोर से रोने लगी, लेकिन संदीप उसके आंसुओं से पिघलने वाला नहीं था, क्योंकि उसने उसका असली रूप आज खुद देख लिया था। नीलम ने कई बार उससे माफ़ी मांगी, लेकिन संदीप ने उसे बिल्कुल भी माफ़ नहीं किया और उसे अपने घर और ज़िंदगी दोनों से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया। तो दोस्तों, संदीप ने अपनी माँ के खातिर सही किया या गलत, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।